ऊंचाई पर पहुंचकर भी और बहुत सारे सम्मानों से सम्मानित हैं ही, जब भारत सरकार ने ही उन्हें सम्मानित किया। तो मैं उन्हें बड़े ही आदर और सम्मान के साथ बुलाती हूँ प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब को कि वो आए और अपनी बात रखें। जी प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब। जी उदय जी। सर अनम्यूट कर लीजिए। मोहतरम अखलाक खान साहब, सदर मजलिस, मोहतरमा ममता जी, उदय मन्ना साहब, कुमार अनुपम जी, जनाब इसाक साहब और तमाम इस महफिल में शामिल हाजरीन और नाजरीन, मैं उदय मन्ना साहब का आरजेएस का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अमृत महोत्सव के मौके पर अमृतवाणी वाले अमीर खुसरो का चयन किया और उन पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया और हम सबको इसमें भाग लेने का मौका दिया। जो कुछ मेरे बारे में कुमार अनुपम जी ने कहा या ममता जी ने कहा, उसे आप सिर्फ मोहब्बत का प्रतीक समझें, उसमें दुआ कीजिए कि अल्लाह ऐसा ही बना दे जैसा कि वो समझ रहे। जहां तक आज के विषय का संबंध है, मेरा अपना ये ख्याल है कि हजरत अमीर खुसरो हिंदुस्तान के अहद वस्ता यानी मिडिल पीरियड की वो महबूब, दिलनवाज और हमागीर शख्सियत हैं जिन्हें सदियां गुजर जाने के बावजूद भी याद रखा गया है और याद रखा जाएगा। वो बैक वक्त सूफी भी थे, सिपाही भी, वो शायर भी थे और माहिर मौसीकी भी, वो मुअर्रिख भी थे और तारीख साज भी। गरज उनकी शख्सियत की जो एक अबकरियत है, जो एक बुनियादी तौर पे अहमियत है, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस बात को तो मतलब ये कि सिर्फ साइकेट्रिस्ट ही सुलझा सकते हैं कि खुसरो ने किस तरह काल, जंगो जदाल, सोजो साज, खानका और दरबार के दरमियान एक बैलेंस कायम किया। ये इसलिए भी अहम है कि तारीख इस बात की गवाह है कि उन्होंने ये बैलेंस अपनी शख्सियत के खरेपन के साथ कायम किया। जहां तक सवाल है इस तुर्क के हिंदी नजाद की वतन दोस्ती न सिर्फ मिसाली बल्कि काबिल रश्क भी है। खुसरो के नजदीक ये सरजमीन हिंद, अदन की जन्नत, यहाँ के लोग हर रंग में उन्हें अजीज, यहाँ के दरबारों के आगे ईरान, तुरान, खुरासान के दरबार हेज, यहाँ के लोग हर सनत, इल्म अदब की हर शाख, फनून लतीफा के हर मैदान और अस्करी तरबियत के हर अंदाज में बेनजीर। अहले हिंद का तौहीदी मसलक जो है, यूनिटी ऑफ गॉड का जो कंसेप्ट है, उन्हें बावजूद एक रासिखुल अकीदा मुसलमान होने के अजीज है। वो कहते हैं अगरचे ये लोग यानी अहले हिंद हमारे जैसा दीन नहीं रखते, मगर उनके अक्सर अकीदे यानी आस्था हमारी जैसी, वो उन्हें उस वक्त के दीगर मदाहिब के पैरवों से बेहतर बताते हैं और इंतहा ये कि ब्राह्मण का दिफा करते हैं। वो दानिश और हिकमत की रिवायत में भी हिंदुस्तान की बरतरी के कायल है। वो कहते हैं अगरचे रूमो यूनान का नाम हिकमत में मशहूर है और उनका फलसफा सारे आलम में फैल गया, मगर अहले हिंद का दामन उससे खाली न था। हिंदुस्तान में एक से एक बेहतर दानिश्वर हुए, उनका दावा था। ऐसे ऐसे पंडित यहाँ पाए जाते हैं कि इल्म दानिश के मैदान में यूनानी फलसफी अरस्तु का दफ्तर चाक कर दें। तबियात यानी फिजिक्स, इल्म रियाजी यानी मैथमेटिक्स, कदीम और जदीद हैत के सब यहाँ मौजूद है। रूमियों ने, यूनानियों ने जितना इल्म बाहर निकाला है, उससे ज्यादा ब्राह्मणों का जखीरा।
अमीर खुसरो का इंसानी मसलक भी, जो उनकी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, वो भी हमारे लिए बड़ी आदर्शवान। वो बावजूद इस हकीकत के एक तबकाती समाज के शिकार समाज में पैदा हुए, जिए और सरगर्म फिक्रो अमल रहे, उन्होंने अपने दौर के अशराफ, इलीट और अजलाफ यानी अनटचेबल्स के मुरवजा पैमाने को, जिसके तहत आला व अरफा घराने में पैदा होने वाला इलीटिस्ट और कमतरो पस्त घराने में पैदा होने वाला एक नॉन इलीट कहलाता था, को गलत करार दिया और इस्लाम के इस मेयार को हुज्जत के तौर पर पेश किया कि तक़वे की बुनियाद पर, यानी अल्लाह से, ईश्वर से डरने की बुनियाद पर आदमी शरीफ और दलील होता है। वो ईमानदारी और इखलास के साथ मेहनत और मशक्कत करने वाले को नाम नेहाद और निखट्टू और शरीफ जादों को पर तरजीह देते हैं। उनका ख्याल था कि, मैं उन्हें कोट कर रहा हूँ, बड़ों की सभी औलाद बड़ी नहीं होती, अक्सर ककड़ी का बीज कड़वा भी निकल जाता है। क्या बात है, क्या बात। जबकि इसके बरक्स उनका कहना था कि जो तारा तुम्हें नन्ना सा दिखाई देता है वो हकीकत में एक दुनिया है। वो दस्तकारों की अजमत के तराने शीरी के हुजूर फरहाद के जरिए इस तरह सुनवाते हैं कि, मैं उन्हें कोट करता हूँ, नामर्द रोजी के लिए खजानों पर जान छिड़कता है और मर्द पत्थरों से याकूत निकाला करते हैं। मैंने मर्दों की तरह दस्तकारी को अपना लिया है और शाहीन की तरह अपने हाथ से हासिल की हुई रोजी पर गुजरो औकात है। खुसरो का ख्याल था कि साफ बातिन और रोशन ज़मीर अशखास के लिए ये ऐब की बात है कि वो औरों के कारोबार, मामलात या पेशे को बुरा भला ख्याल करें। सभी जानते हैं कि तश्त में सुराख होना ऐब की बात है, मगर छलनी के लिए खूबी की। दस्तकारों और बज़ाहिर पेशा, बज़ाहिर छोटे पेशे इख्तियार करने वालों की हिमायत के साथ ही साथ अमीर खुसरो तबाहुम और रिवायत परस्त समाज के एक और तसव्वुर पर खामोशी मगर कमाल हिकमत के साथ ज़र्ब लगाते हैं। वो था बेटियों का खानदान में मनसब व मुकाम। वो अपनी बेटी मैमूना से खिताब करते हुए कहते हैं, तेरा चेहरा मेरे दिल का चश्मो चिराग और तू मेरे बाग़े दिल का खूब तरीन मेवा है। गुरु के तेरे भाई सबके सब खुशबख्त हैं, मगर मेरे दिलो निगाह में तुझसे बेहतर नहीं। बागबा के दिल में सर्व और शोषण दोनों यकसा मुकाम रखते हैं। दुख्तर अगर नापैद हो जाए, बेटी अगर नापैद हो जाए तो बेटा कहाँ से आए, बेटे कहाँ से आए। सदाफे ताजा के बगैर, सूप के बगैर, सीप के बगैर गौहर यानी मोती कब पैदा हो सकता है। क्या बात। अमीर खुसरो जिन शख्सी हुकूमतों के जबरिया माहौल में जिए उसको उन्होंने बती बे खातिर शायद कभी कबूल नहीं किया। वो बाद मुकामात पर तो इस हद तक बेजारी का इजहार करते हैं कि हाय अफसोस, थके हारे लोगों की तरह कब तक इन मुर्दों यानी अमीरों के दर पर सजदा करोगे। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि जनाजे की नमाज में सजदा ना जायज। क्या बात। इल्म जो है वो अमीरों के घरों में मैसूर ना हो जाए, कैद ना हो जाए, वो इसके भी खिलाफ थे, उनका कहना था। और इसको आज के दौर में हर लिखने वाले को अपने लिए एक तरह से मैनिफेस्टो बना लेना चाहिए। उन्होंने कहा था, इल्म को जाहो माल यानी प्रोस्पेरिटी के अंधेरे घर की शमा बनाकर उसे स्याह ना करो कि तुम्हारा इल्म ही तुम्हारी रोशनी है। लोगों को जलाने के लिए कलम को अय्यारी का पलीता न बनाओ। वो शख्सी हुकूमत के जबरिया निजाम में हुक्मरानों को ये बताने में कतई नहीं झिझकते कि घर की सफाई झाड़ू से होती है, लाठी से नहीं। क्या बात जी। और एक बात जो वो और कहते हैं और वो बहुत अहम है, और वो क्या है
कि वो मुसीबत के मारों की न सिर्फ निशानदही करते हैं बल्कि उनके गम की शिद्दत को भी अपने फन के जरिए नुमाया करते हैं। वो सदाए एहतजाज, वॉइस ऑफ प्रोटेस्ट बुलंद करते हैं, कहते हैं सोचो मोहब्बत की मारी माने उस बच्चे के लिए क्या कुछ दुख न झेलना होगा जिसे खूनी जल्लाद एक बार में खत्म कर देता है। कसाब यानी कसाई उस गडरिये का दुख क्या जाने जिसने बकरे को पाला पोसा है, और लकड़हारा बागबां के दिल की हालत क्या समझे। वो कहते हैं जब तुम अपने जिस्म पर एक नश्तर नहीं झेल सकते तो दूसरे की गर्दन पर तलवार चलाने का हक तुम्हें नहीं है। ये क्या कि जंग में सैकड़ों के कत्ल पर तुम फख्र कर रहे हो, हम तो तुम्हें तब मर्द जाने जब किसी को जिंदा करके दिखाओ। हम हिरन का ताक़ुब पीछा क्या करते हो, बहादुर हो तो जरा शेर का पीछा करके दिखाओ। तो इस तरह अमीर खुसरो जो हैं वो बात जो कहते हैं, हमने देखा कि किस तरह से देश और देश के रहने वालों के बारे में वो बात करते हैं। कुमार अनुपम जी ने बहुत सी बातें बहुत विस्तृत रूप से हमारे सामने रख दी, और अभी हमारे दोस्त जनाब प्रोफेसर अखलाक खान साहब अपनी जो सदारती तकरीर है, मैं अमीर खुसरो की इस बात पर अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था दुनियावी बादशाहों का नकारा खोखला और उसकी आवाज बात खातिर है यानी बोझ है, जो रूखी सूखी पर काने हैं वो वही खुश्की और तरी का बादशाह है। अपनी जगह पर दामन में पांव खींचकर पहाड़ बन जाओ ताकि हवा का कोई झोंका तुम्हें हिला न सके, क्योंकि गुजरती उम्र आंधी की तरह है और आदमी बस एक मुट्ठी खाक। साहिबे नजर इंसान गुदड़ी में लिपटा रही मगर है दुनिया का बादशाह। तलवार मैदान में सोई हुई सही मगर करती है मुल्क की पासबानी। जब तक तुझ पर नूरानियत साया फिगन है, नफ्स तेरा गुलाम है। जैसे कि सूरज सर पर चमके तो साया कदमों के नीचे आ जाता है। दिल को मुख्तलिफ कदूरतों और ख्यालात से पाक को साफ करके खातिर जमई से बैठो, क्योंकि अगर कागज सादा हो तो उसके बिखर जाने यानी खो जाने का कोई गम नहीं होता है। महशर में कुछ ना पाओगे, वहां तो अजीब उतल पुतल होगी। यहाँ जो कुछ करना है कर लो, यहीं से पानी भर कर ले चलो। दरिया पर शोर शर बहुत ज्यादा है। बहुत शुक्रिया। वाह वाह, क्या बात है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब, आपने जो बहुत हमें विस्तार से बहुत सारी बातें बताई। और ये कितनी बड़ी बात है कि आप स्वयं अपने जो है ना एक नस्ल तक नहीं सह सकते हैं, लेकिन आप कैसे जो है ना तलवार किसी की गर्दन पर चला सकते हैं। तो ये जो इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह के जो वो संदेश देते हैं हमारे समाज को, और बहुत सारी इस तरह की जो बातों को वो संदेश देते हैं कि कैसे हमारे समाज में अच्छी अच्छी बातें हो, और एक आह्वान जिसको वो कहते हैं कि वो करते चलते हैं अपने रचनाओं के माध्यम से। और आज भी वो रचनाएं उनकी कहीं ना कहीं हमें आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, और वैसे ही वो हमें संदेश देती है। यदि हम सब उनको आत्मसात करें और उनके साथ उनको लेकर के चले तो बहुत कुछ हम आज भी अपने आसपास के वातावरण को बदल सकते हैं यदि हम उनको आत्मसात करें। तो बहरहाल मैं आपका बहुत बहुत एक बार फिर से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने समय निकाला यहाँ पर। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ, हमारे बीच हैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष JNU के प्रोफेसर और फारसी और उर्दू के बहुत बड़े विद्वान और प्रोफेसर अखलाक खान साहब। मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि वो आए, बहुत ही आदर के साथ कि वो आए और अपनी बात रखें। बहुत बहुत शुक्रिया ममता किरण जी, हमारे बुजुर्ग करम फरमा प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब,
हम इनसे सीखते हैं, इनसे इंस्पायर्ड होते हैं और ये हमारी सरपरस्ती करते हैं। अभी हमने बड़ी गुफ्तगू सुनी कुमार अनुपम जी का। मैं जानता हूँ वो काफी सालों से अमीर खुसरो के हवाले से बहुत संजीदा काम कर रहे हैं और मेरा ख्याल है उनकी किताब अभी शाया होने वाली है, छपने वाली है। और बहुत बहुत मुबारकबाद और शुक्रिया आरजेएस के राष्ट्रीय संयोजक उदय कुमार मन्ना जी का और अमीर खुसरो फाउंडेशन का, कि हमारे मुल्क की जो साझी संस्कृति है, जो तहजीब है, उसके हवाले से काम कर रहे हैं और बड़ी इस तरह के प्रोग्राम करते रहते हैं। अमीर खुसरो, जाहिर है मैं एक फारसी का तालिब इल्म हूँ, तो अमीर खुसरो से एक लगाव है, उनको पढ़ते रहते हैं, उनके हवाले से काम करते रहते हैं। उनकी शख्सियत के बारे में जाहिर है उनको हम एक सही मानों में वर्सेटाइल जीनियस के तौर पे मानते हैं। एक ऐसी शख्सियत जो हमारा सिविलाइजेशनल आइकॉन है, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों की बुनियादें डाली हैं, चाहे वो ज़बान के हवाले से हो जिसका भी जिक्र आया, मौसीकी के हवाले से हो, खुद फारसी अदब के हवाले से हो, हिंदी या हिंदवी या उर्दू अदब के हवाले से हो, और ये खुद जैसा कि हम जानते हैं हमारा मुल्क जो है वो मुख्तलिफ तहजीबों, मिल्लतों, ज़बानों, धर्मों और नज़रियात का एक संगम है। और इस संस्कृति को, इस तहजीब को बनाने में और संवारने में जिन शख्सियतों ने बड़ा किया है, उनमें हज़ारों और सैकड़ों महात्माओं और संतों और शायरों के साथ साथ एक जो बड़ा नाम उभर के आता है वो खुद हज़रत अमीर खुसरो का है। और उनके बारे में तमाम लोगों ने लिखा है। और एक जो चीज़ अभी जिक्र हुआ और बड़ी खूबसूरती के साथ अनुपम जी ने जिक्र किया कि कैसे उन्होंने हिंदवी और या जो मकामी ज़बान है उसको और दूसरी ज़बानों का यानी अरबी और फारसी के से इस्तेफादा किया है। और इसकी रवायत जो है संस्कृत में भी रही है, इसकी रवायत अरबी में भी रही है, फारसी में भी रही है। उसको हम फारसी में सनत तलमी भी कहते हैं। और ये चीज़ें हम उनके यहाँ देखते हैं। मसलन वो बहुत मशहूर कलाम है उनका, ज़िहाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बाय बतियाँ के ताक़ हिजरा न दानम ऐ जान लेहू काहे लगाए छतियाँ। इसमें आप देखें आधी फारसी और आधी जो है वो हिंदवी है। तो ये ज़बान बनाई उन्होंने। और उसके बाद हम देखते हैं कि इस रवायत को बाद के शोरा ने, चाहे वो सूफी या भक्ति संस्कृति के रवायात के हवाले से हो, कबीर हो, मंजन हो, कुतबन हो, या बाद में आप मीर और नज़ीर अकबर आबादी और तमाम जो शोरा हैं, उन्होंने उसी रवायत और उसी बुनियाद पे एक पूरी जो है अदबी रवायत को बुनियाद डाली। एक जो चीज़ मैं यहाँ पे अर्ज करना चाहता हूँ और वो ये कि अमीर खुसरो ने जिस रवायत का हिस्सा है या जिस हिस्ट्री, जिस ज़माने में उन्होंने जिया, वो हम देखते हैं कि मिडिवल पीरियड का एक जिक्र आया कि 12वीं 13वीं सदी से लेके और 19वीं सदी तक का या 18वीं सदी तक का पूरा एक हिस्सा है। उसमें तुर्कों ने और अफगानों ने यहाँ पे हुकूमत की। लेकिन हमें एक चीज़ ये भी देखना चाहिए, आम तौर से मैं देखता हूँ कि जो हमारे हिस्टोरियंस हैं वो बहुत सारी चीज़ें जो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी है या जो इतिहास लिखने का जो किया है, उसमें अंग्रेज़ों ने जो बातें डाल दी उसी के आगे पीछे चलती हैं। हमें ये बात बिल्कुल समझनी चाहिए
कि ये जो तुर्क आए थे या अफगान आए थे, ये उसी हिस्से से आए थे जिसको हम खुरासान बुजुर्ग कहते हैं। और खुरासान बुजुर्ग का जो ताल्लुक था नॉर्थ से या उत्तर भारत से, वो हमारे खुद साउथ इंडिया से ज्यादा था। आप देख लें कि बुद्धिज्म जो है वो बुखारा में जाके वहां उसका सेंटर बना है, और उसी बुखारा से पूरे चीन और पूरे ईस्ट एशिया में जाके फैला है। हमारे यहाँ के जो व्यापारी हैं, खास तौर से राजस्थान और गुजरात के, वो इन तुर्कों के आने से सैकड़ों साल पहले वहां जाते थे, वहां रहते थे, उनकी फैमिलीज थी। मैंने खुद बुखारा में कब्रिस्तान हिंदी के नाम से देखा, जो हिंदुस्तानियों की वहां पे जो रह गए थे और उनकी फैमिलीज थी। तो ये इतना वाइब्रेंट ताल्लुक था कि जो आप मिडिल जो भारत का देख ले, मध्य भारत में जो विंध्याचल के उस तरफ का हिस्सा है और विंध्याचल के जो नॉर्थ में है, इनका रिश्ता जो है वो सेंट्रल एशिया और जो अफगानिस्तान मौजूदा है उससे ज्यादा गहरा रहा था। यही वजह थी। और आज भी मैं जब वहाँ उन तमाम इलाकों में मैं घूमता रहा हूँ और मैं वहां पे रहा भी हूँ, तो मैं देखता हूँ कि देहाती एक बुखारा के इलाके में या अंदीजान के इलाके में वो कहता है कि हिंदुस्तान हमारा वतन है। तो मैं खुद, मुझे ताज्जुब होता है और मैं इस पे देखता हूँ कि ये क्यों ऐसा कहता है। तो ये लगाव इस जमाने में नहीं हुआ जिस जमाने में ये आके हुकूमतें करने लगे थे, बल्कि उससे सैकड़ों साल पुराना ये रिश्ता था। उसी तरह से जब ये क्यों आए हैं, तो ये भी हमें देखना चाहिए था कि चंगेज का जब हमला हुआ है तो वो चीन की तरफ भी भाग सकते थे, वो किसी और इलाके में भी जा सकते थे। उनको जो सबसे महफूज इलाका वो हिंदुस्तान का था। तीसरी जो चीज है वो ये कि आप देखेंगे कि पूरी इस हिस्ट्री में कभी भी हमें कोई कत्लेआम जैसी चीज नहीं मिलती है। लड़ाइयां हुई हैं, वैसे ही लड़ाइयां होती थी जो हमारे यहाँ के राजे आपस में करते थे, वो इस तरह की लड़ाइयां थी। लेकिन एक कत्लेआम का जो हमें जिक्र मिलता है खुद अलाउद्दीन खिलजी के जमाने में, वो मंगोलों के खिलाफ जो उसकी लड़ाई थी, कि मंगोलों से भारत को बचाने वाले यही तुर्क थे जिन्होंने बचाया। और वो वहां पे मंगोलपुरी में उनको मंगोलों से लड़ाई की और हजारों की तादाद में लाके उनको गुलाम बना के रखा। और वो एक तरह से टैक्टिस थी कि भारत को हम बचाएंगे, अगर तुमने हमला, तुम्हारे लोग यहाँ पे हमने गिरफ्तार कर रखे हैं, इनको हम फिर नहीं छोड़ेंगे। ये चीज थी और वो उन्होंने इसको वतन बनाया और इसको रखा। उसी तरह से अफगान थे, अफगान भी इसी भारतीय महाद्वीप का हिस्सा है। और हम जानते हैं कि संस्कृत भाषा में जो दुनिया की सबसे शायद पहली और बड़ी जो ग्रामर की किताब है अष्टाध्याय, जिसको पाणिनि ने बनाया, वो खुद इसी अफगानिस्तान का था। और उसके बाद आप देखिए, चूंकि संस्कृत में जो रवायत रही है वो श्रुति की रवायत रही है, सुनने की, लिखने की रवायत नहीं थी। ये खुद पाणिनि के बाद मेरे ख्याल से आता है। और इसीलिए बहुत सारे अल्फाज जो उसमें आते हैं वो पश्तो के आते हैं, जैसे लिखना, लेख, लेखक, ये हमारे अपने लफ्ज नहीं है, ये पश्तो से आए हुए हैं। ये बड़ा गहरा रिश्ता है जिसको अमीर खुसरो समझते थे। और वो खुद संस्कृत के पंडित थे, जैसा कि अभी जिक्र भी आया है। उन्होंने खुद अपनी किताब जो है इजाज़ खुसरवी में लिखा है कि जो यहाँ का पंडित है और जिसके बारे में अभी प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब ने जिक्र भी किया, कि वो उनका एक शेर है, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ का जो ब्राह्मण है वो इल्म में बरहमनी हंस के दर इल्म खैरत दफ्तरे कानून अरस्तु बेदरत, यानी उसकी विद्वता, उसका इल्म, उसका नॉलेज इतना ज्यादा है कि उसके सामने अरस्तु भी नहीं टिक सकता। तो ये जो है, और हिंदुस्तान से जो उनकी मोहब्बत है, यहाँ की जबानों का जो उन्होंने जिक्र किया है, वो अभी अनुपम जी ने भी जिक्र किया कि पहली बार एक ऑल इंडिया जो तस्वुर है, जो भारत का जो एक बड़े पूर्ण भारत का जो एक तस्वुर देते हैं, वो अमीर खुसरो ने दिया है। और उन्होंने साउथ इंडिया की जबानों का शायद पहली बार किसी शायर ने जिक्र किया हो, ठीक है, वो सिंधी हो, लाहौरी हो,
कश्मीर और कबर, कबर कहते हैं डोगरी को, बिल्कुल जो कश्मीर और नॉर्थ की जबानें हो गई। फिर वो कहते हैं दूर समंदरी तलंगी, वो गुजर, दूर समुद्री आप कह सकते हैं, तमिल को कह सकते हैं या मलयालम को भी शामिल कर सकते हैं, और तेलंगी मेरे ख्याल से वही जो तेलुगु है, और गुजर, इस तरह से और भी मुख्तलिफ दूसरी जबानों का वो जिक्र कर रहे हैं। तो ये एक भारत को बनाने, उसको तहजीबी और सांस्कृतिक तौर पे जोड़ने का जो काम है वो अमीर खुसरो ने किया है। और अभी जिक्र आया कि उन्होंने हिंदुस्तान को जो है जन्नत से उसकी मुशाबहत दी है, उसको कंपेयर किया है। खुद इस्लामी रवायात में ये कहा जाता है कि आदम जो है, जो पहले इंसान के तौर पे माने जाते हैं, उनको जब जन्नत से भेजा गया या निकाला गया तो जिस जमीन का इंतखाब किया गया वो भारत था। और इसका जिक्र करके अमीर खुसरो कहते हैं कि क्यों हिंदुस्तान का ही जिक्र किया गया या हिंदुस्तान का ही चुनाव किया गया। तो वो 7 दलीलें देते हैं कि हजरत आदम को जन्नत से हिंदुस्तान के खित्ते में इसलिए भेजा गया कि यही वो खित्ता है जो जन्नत से मिलता जुलता है। और उसकी फिर वो दलील देते हैं, यहाँ पे भी मोर मिलता है जो जन्नत का परिंदा है, यहाँ भी सांप है जो बाग फलक से नाजिल हुआ है, और वो तमाम नेमतें यहाँ पे मौजूद हैं, फूल और खुशबू और वो तमाम नेमतें हैं जो जन्नत की हैं, वो सब यहाँ पे मिलता है। तो ये एक, हम इसको एक शायराना इमेजिनेशन जरूर कह सकते हैं, लेकिन ये उनकी मोहब्बत को भी दिखाता है। और खुद जो उन्होंने अभी मौसीकी के हवाले से, संगीत के हवाले से जो जिक्र आया, पहले आदमी है, वो खुद अपनी एक किताब है एजाज खुसरो, उसमें लिखते हैं कि मुझे जो हिंदुस्तानी संस्कृत की जो रवायात है उसका इतना ज्ञान है कि मैं उस पर 3 जिल्दें किताब लिख सकता हूँ। और उन्होंने वो कारनामा करके दिखाया। और जो उनका सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है वो ये कि जो सेंट्रल एशियन और ईरानियन जो म्यूजिक का जो ट्रेडिशन था, उसका और हिंदुस्तानी म्यूजिक का इतना खूबसूरत उन्होंने संगम और सिंथेसिस किया है कि वो आज तक हमारे तमाम संस्कृत परंपरा का एक हिस्सा है। तो ये उनका हम जो रंग है या उनका जो असर है वो हमारी जिंदगी का असर है, और वो वही हमारी हिंदुस्तानी तहजीब है, जिसको हम गंगा जमुनी तहजीब कर लें, कह लें, या कंपोजिट कल्चर कह लें, या हिंदुस्तानी तहजीब कर लें, चाहे वो जबान हो, संस्कृति हो, म्यूजिक हो, अदब हो, लिटरेचर हो, या एक दूसरे के लिए मोहब्बत और एहतराम का जो जज्बा हो, जो हमेशा रहा है। मैं हमेशा मानता हूँ ये सिर्फ अमीर खुसरो तक नहीं था, अमीर खुसरो से पहले भी था और अमीर खुसरो के बाद भी था। ये चीजों को, जबानों को और ज्ञान परंपरा को आइडेंटिटी से या जो है अस्मिताओं से जोड़ने का काम जो है ये जो है ओरिएंटलिस्ट ने किया। ये जो है जो कॉलोनियल पावर्स थे उन्होंने किया, उनका एक सियासी एजेंडा था। हमारे लिए ये सबसे बड़ी और सबसे बड़ा जो ट्रिब्यूट होगा खासतौर से अमीर खुसरो और इन जैसी शख्सियतों के लिए, कि हमें इन अस्मिताओं के बुनियाद पे जो हम अलग हुए हैं उससे हटना चाहिए। आप देखें कि मुल्ला बदायूनी है जो बहुत ही पक्का मुसलमान है, कंजर्वेटिव मुसलमान है, लेकिन ये वही मुल्ला बदायूनी है जिसने सबसे पहले ऋग्वेद का, रामायण का और महाभारत का फारसी में तर्जमा किया। क्यों किया? इसलिए कि वो जानता था उस वक्त के तमाम विद्वान जो थे वो जितना भी अवेलेबल नॉलेज था, चाहे वो जबान संस्कृत की शक्ल में हो या उसके टेक्स्ट के तौर पे हो, वो सब पढ़ते थे। उसी तरह से चंद्रभान ब्राह्मण उतना ही कंजर्वेटिव सनातनी है, लेकिन वो कुरान का, अरबी का, फारसी का बड़ा माहिर है, बहुत ज्ञानी। उसकी किताबें जो मदरसों में पढ़ाई जाती थी। तो ये हमारी परंपरा थी कि हम तमाम नॉलेज का हम अपने ज्ञान परंपरा का हिस्सा समझते थे, और इस रवायत को हमें दोबारा जिंदा करने की और बढ़ाने की जरूरत है। मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतने अहम
इस पे मौके पे मुझ नाचीज को भी दावत दी और 2 हर्फ बात करने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अखलाक खान साहब। और बहुत दिनों बाद आपसे चलिए यहाँ पर मिलना हो पाया नहीं तो अक्सर मिलना हो जाता था, और बहुत अच्छा लगा। और आप बताया कि अमीर खुसरो साहब किस तरह एक मतलब वर्सटाइल जो है उनके उसमें व्यक्तित्व में था और उनकी लेखनी में था, और कितने जीनियस थे वो। और जो उस समय जो वातावरण था और जो भी मुश्किलात थी उनको किस तरह से अपने लेखनी के माध्यम से व्यक्त कर रहे थे, और जिसको कहते हैं जागरूकता का काम वो फैला रहे थे। और आज भी उस तरह की जो जरूरत है वो आज भी वो रचनाएं उनकी उतनी ही प्रासंगिक हैं। और मैं एक दो दोहे पढ़ती हूँ कि खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, कि खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। मुझे लगता है कि मुझे कुछ बहुत सारी बातें यहाँ पर हुई हैं, तो मैं कुछ उनकी रचनाओं को भी यहाँ पर पढ़ती हूँ। और खुसरो बाजी प्रेम की मैं खेलूं पी के संग, जीत गई तो पिया मोरे, हारी तो पी के संग। और उज्जवल बरन अधीन तन एक चित्त दो ध्यान, देखत में तो साधु है पर निपट पाप की खान। देखिए, और साजन ये मत जानियो तुम्हें बिछड़त मोहित, दिया जलत है रात में और जिया जलत बिन रैन। तो ऐसे बहुत सारी और उनके जो पहेलियां हैं जिसमें बूझ पहेली भी है और अबूझ पहेली भी है, कि जिसमें एक में उत्तर उसी के अंदर ही निहित होता है और एक आप उस तरह से बाहर से उसको ढूंढ सकते हैं। जैसे कि 20 का सिर काट लिया, ना मारा ना खून किया तो ये बच्चों के लिए भी मतलब कितनी मजेदार है, और कहीं ना कहीं वो उस तरह से बात को बढ़ाती भी है। और एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर उल्टा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे, कि मोती उससे एक ना गिरे। तो ये यहाँ पर जितने पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं वो बताएंगे कि क्या है इसका उत्तर। बहरहाल ये आकाश है। और वो आवे तो शादी होए, और उस दिन दूजा और न कोई, मीठे लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल तो ऐसे इस तरह से बहुत कुछ है जो कि हम देख सकते हैं, और उसको कहते हैं कि अपने जीवन में उतार सकते हैं। और बहरहाल अब इस